तो प्यारे प्यारे बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और हम लोग हाजिर हैं आपके लिए दोबारा न्यू लाइट के इस प्लेटफॉर्म पर एसेशन रीजन की लास्ट प्रहार वाली सीरीज न्यू लाइट की। एक टेस्ट इसका हो चुका है, आज दूसरा हुआ है, परसों तीसरा होगा। बहुत सस्ते में है, न्यू लाइट का ऐप डाउनलोड करिए। सिर्फ 5 रुपए की फीस में आपको ये 9 टेस्ट मिलेंगे, जिसमें आपको एक टेस्ट में 5 फिजिक्स, 5 केमिस्ट्री और 10 बायो के असर्शन रीजन मिलेंगे। उनका एक्सप्लेनेशन मिलेगा, सब कुछ है। और ये सब कुछ हो रहा है हमारे सिंह सर की वजह से। सपना था पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको, और इसके लिए आखिरी दम तक जुटने का हिम्मत भी उनको है। ये आखिरी प्रहार है। सब चीज़ें आप लोगों की डिमांड पे हो रही हैं। बच्चों की शिकायत थी कि असर्शन रीजन नहीं होते हैं, तो सही हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज के टेस्ट का डिस्कशन। ये आज के टेस्ट के असर्शन रीजन की गाइडलाइंस है और 4 ऑप्शन है। अगर 2 होते हैं, देखिए 2 स्टेटमेंट होते हैं इसमें, एक असर्शन होता है, एक रीजन होता है। पहले आप चेक करेंगे असर्शन सही है कि नहीं, रीजन सही है कि नहीं। अगर असर्शन सही है तो आपका डी वाला आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि ये तभी दिया जाएगा जब असर्शन फॉल्स है। और अगर असर्शन फॉल्स है तो फिर रीजन को देखना भी नहीं है, तब आप डी दे देंगे। ये नहीं लिखा है असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। असर्शन इज फॉल्स, इफ असर्शन इज फॉल्स देन डी। अगर असर्शन ट्रू है, रीजन को देखिए, रीजन फॉल्स भी हो सकता है, ट्रू भी हो सकता है। रीजन अगर फॉल्स चला गया तो थर्ड आंसर हो जाएगा, रीजन भी ट्रू हो गया तो फिर थर्ड भी नहीं होगा। अब देखना है कि क्या ये रीजन इसको एक्सप्लेन करता है। तो पिछले टेस्ट के डिस्कशन में भी बताया था। अब सेकंड वाला रीजन पढ़िए, दैट्स वाई लगाइए, फिर असर्शन पढ़िए, मामला फिट बैठ जाए, ए हो जाएगा। कैसे अप्लाई करेंगे आगे आने वाले क्वेश्चन में देखते हैं। तो ये है पहला क्वेश्चन, आज के टेस्ट का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन तो एक ही लिया है, इसको हम लोग घुमा भी सकते हैं और अगले टेस्ट में हम लोग इसको और डिटेल करेंगे। अभी थोड़े सिंपल भी क्वेश्चन ले रहे हैं, लेकिन वैसे ही ले रहे हैं जैसे नीट में आते हैं। ए बॉडी कैन हैव एक्सेलरेशन इवन इफ इट्स वेलोसिटी इज 0 एट द गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो पहले आपको आंसर बता दिया जाए। ये भी सही है, ये भी सही है, और इसका आंसर बी हो जाएगा। अब देखिए हम लोग बी तक पहुंचे कैसे। ए बॉडी कैन हैव एक्सेलरेशन इवन इफ इट्स वेलोसिटी इज 0 गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। क्वेश्चन थोड़ा सा कम आ रहा है, क्वेश्चन थोड़ा सा कम आ रहा है, तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, दोबारा देख लेते हैं। हाँ, अब ठीक है। अब ये पूरा क्वेश्चन आ रहा है, उम्मीद है आपको दिख भी रहा होगा। ए बॉडी कैन हैव एक्सेलरेशन इवन इफ इट्स वेलोसिटी इज 0 एट ए गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो बॉडी के पास एक्सेलरेशन होता है लगने वाला नेट फोर्स अपॉन मास। अब फोर्स तो फोर्स है, बॉडी चल रही है, बॉडी नहीं चल रही है, इससे फोर्स को क्या मतलब। फोर्स लग रहा है तो लग रहा है। अब अगर वेट है, मान लीजिए अर्थ वाला फोर्स है, तो बॉडी रुके रहेगी, mg तब भी लगेगा। प्रोजेक्टाइल में चल रही होती है तब भी लगता है। तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन का होना इस चीज पे डिपेंड है कि उस इंस्टेंट पर कोई नेट फोर्स बॉडी पर है कि नहीं, और इसका वेलोसिटी से कोई लेना देना नहीं है। तो यानी कैन हैव लगा है ना, यानी है। ठीक, अब एग्जाम्पल बताएं। दिमाग में बड़ा सी छुरियां चल गई होंगी कि ये आप क्या कह रहे हैं। वेलोसिटी 0 है, मतलब बॉडी चल नहीं रही है, तो चेंज इन वेलोसिटी नहीं। हमने कब कहा कि चेंज इन वेलोसिटी नहीं है? चेंज इन वेलोसिटी तो नहीं कहा। मान लीजिए एक बॉडी को हमने नीचे से ऊपर फेंक दिया, बॉडी जाने लगी,
mg तो लग ही रहा होगा, यहां पर वेलोसिटी 0 में आ गई, मतलब रेस्ट में आ गई, और इसके बाद बॉडी नीचे भी जाएगी। तो क्या इस समय वेलोसिटी 0 है? तो क्या इसके पास एक्सेलरेशन g नहीं है? है भाई, mg तो लग रहा है तो g है, तो हो गया हमारा काम। वेलोसिटी 0 है इंस्टेंटेनियसली और एक्सेलरेशन इज देयर बिकॉज फोर्स इज देयर। ये बात दूसरी है कि अगर नेट फोर्स एक्सेलरेशन है तो ये वेलोसिटी लगातार रेस्ट में नहीं बनी रहेगी, अगले मोमेंट पे इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। लेकिन हम तो पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं ना, तो देयर माइट बी सर्टेन इंस्टेंटेंसेस वेयर वेलोसिटी इज 0 एंड फोर्स इज नॉट 0, देयरफॉर एक्सेलरेशन विल एग्जिस्ट देयर। तो ये सही हो गया बाबू। अब कहते हैं बॉडी इज एट रेस्ट व्हेन इट रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। रिवर्स करने का मतलब क्या होता है? ऐसे जा रही थी बॉडी और इसको ऐसे लौटना है। तो भाई ये वेलोसिटी लौटेगी और पहले इधर थी तो पहले ग्रेजुअली कम होगी, 0 होगी, तभी तो लौटेगी। एकदम से जा रही है, अचानक नहीं पलटा मार सकता। वेलोसिटी इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। आपने ग्राफ में पढ़ा होगा, रियल मोशन में वेलोसिटी वाला ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट वाला ग्राफ कभी भी जंप नहीं मारता है। तो अगर इसको रिवर्स होना है तो पहले इस डायरेक्शन वाली वेलोसिटी जिसमें जा रही थी 0 होगी और तब लौटेगी। तो दूसरा वाला भी सही हो गया, यानी सी और डी तो नहीं हो सकते। रीजन है कि नहीं? तो ये तो बिल्कुल सही है। अब क्या एक्सेलरेशन का होना, इन दोनों को कोई रिसेम्बलेंस लग रहा है? दोनों अपने आप में दो इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट हैं। इससे हम ये नहीं कंक्लूड कर पाएंगे, इससे हम ये नहीं कंक्लूड कर पाएंगे। ये वेलोसिटी की कॉन्टिन्यूटी के बारे में है, ये फोर्स की एग्जिस्टिंग के बारे में है। तो भाई एक स्टेटमेंट दूसरे को नहीं एक्सप्लेन कर पाएगा। जबरदस्ती आप करवा दें, आपको मैं नमस्कार करता हूं, वो गलत होगा। तो आंसर हमारा बी होगा इसमें। अगर आप कायदे से पहले रीजन पढ़ेंगे, ए बॉडी इज एट रेस्ट व्हेन इट रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, दैट्स व्हाई बॉडी कैन हैव एक्सेलरेशन, तो ये तो कहीं से नहीं मिल रहा है ना, तो इसलिए बी हो जाएगा। तो ये पहला क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। एक्चुअली है क्या कि आप लोगों को आता तो है सब, ए और बी मार देते हैं आपको, कभी ए कभी बी, और कैसे निकालें। तो इसके लिए एक टीचर की दृष्टि से सोचिए, एक साइंटिस्ट की दृष्टि से सोचिए। अब ये वाला सरल है। कैसे सरल है? पहला स्टेटमेंट है, इन ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सेलरेशन वेक्टर इज ऑलवेज π/2। तो बचपन से पढ़ते आए हैं, हर टीचर ने बताया है कि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, वेलोसिटी टेंजेंशियल होती है, एक्सेलरेशन सिर्फ सेंट्रीपिटल होता है, दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल होता है। तो ये सही है। और रीजन उसको जनरलाइज कर दिया। मैं काली शर्ट पहने हूं न्यू लाइट वाला, तो सब लोग न्यू लाइट की शर्ट पहनेंगे, ये कौन सी बात हुई? वैसे ये है, इसमें तो होता है एनी टाइप ऑफ मोशन। नहीं, ये गलत है। प्रोजेक्टाइल का एग्जाम्पल लीजिए। प्रोजेक्टाइल जा रहा है, वेलोसिटी ऐसे है, एक्सेलरेशन ऐसे, एंगल 90 नहीं है। स्ट्रेट लाइन मोशन लीजिए, ऐसे जा रहा है तो वेलोसिटी इधर है, एक्सेलरेशन या तो इधर होगा या इधर होगा, 90 नहीं है। इवन सर्कुलर मोशन में भी अगर NUCM ले लें तो इधर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, इधर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, दोनों का रिजल्टेंट एक्सेलरेशन होगा, एंगल 90 नहीं होगा। यानी ये गलत, और ये गलत तो लॉटरी लग गई भाई, ए और बी के पछड़े से बाहर निकल आए। असर्शन सही, रीजन गलत, आंसर सी। दैट्स ऑल, बस इतना ही है। ऐसे ही देखना होता है, बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं होती है भाई। तीसरा वाला देखिए,
कभी भी जनरल स्टेटमेंट समझ में ना आए तो अपने डेली लाइफ के एग्जाम्पल देखिए। फिजिक्स में सर लोगों ने जो न्यूमेरिकल लगाए हैं उनको याद करिए। व्हेन ए ब्लॉक मूव्स ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, रफ है, ये रफ सरफेस है, इस पे ब्लॉक चल रहा है तो फ्रिक्शन से देखा नहीं जाएगा, चलने का दुश्मन है। भगवान के सामने कसम खाई थी कि जब तक हम रहेंगे ब्लॉक को चलने नहीं देंगे सरफेस पे। तो चल रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन आ गया, हमेशा वेलोसिटी के अपोजिट लगता है, रिलेटिव वेलोसिटी के अपोजिट। तो यार ये पीछे लग रहा है, तब तो ये स्लो डाउन तो होगा ही होगा। तो पहला वाला स्टेटमेंट तो सही लग रहा है, यानी डी नहीं हो सकता है। फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द मोशन, हमेशा अपोज करता है। लगता तो है लेकिन ऐसा होता नहीं है। कुछ केसेस हम आपको बता रहे हैं, उसको देखिए। जैसे हम ही लोग ले लीजिए, हम चल रहे हैं, ये मान लीजिए आप खड़े हैं, आपको यहां चलना है। चलने के लिए एक्सटर्नल फोर्स चाहिए, आप जमीन को दबाएंगे, ये ऐसे लगेगा, फ्रिक्शन ही आपको चलाता है। इसीलिए बहुत ही स्मूथ सरफेस जिन पे फ्रिक्शन जीरो होता है चलना मुश्किल हो जाता है। चले जाइए हिमालय पर्वत पर, आइस पर चलने की कोशिश करिए, फिसल फिसल के गिरेंगे। बाथरूम में साबुन फैला दीजिए, चलने की कोशिश करिए, फिसल फिसल के गिरेंगे, क्योंकि वहां फ्रिक्शन नहीं है। एक ऐसा एग्जाम्पल जिसको नीट का हर बच्चा जानता है, ये ब्लॉक है, ये स्मूथ सरफेस है, इसके ऊपर एक और ब्लॉक है, इसको खींचना शुरू कर दिया, इसको खींचना शुरू कर दिया, ये रफ है, इसको रफ माना। तो अगर आप इसको खींचेंगे तो इसका तो कुछ होना नहीं है, ये तो स्मूथ है, ये आगे चलेगा, ये आगे चलेगा तो फ्रिक्शन लड़ जाएगा, इसको रोकने की कोशिश करेगा, इसको चलाने की कोशिश करेगा। इस ब्लॉक की बात छोड़िए, इस ब्लॉक को देखिए, ये इधर ही जाएगा फ्रिक्शन की वजह से, इसको चलाने वाला ही फ्रिक्शन है। तो फ्रिक्शन हमेशा मोशन को अपोज नहीं करता है। हमने उसकी इमेज बड़ी गंदी बना रखी है कि फ्रिक्शन हमेशा मोशन को अपोज करता है। ऐसा नहीं है, कई जगह वो हेल्प भी करता है। सबसे बड़ी हेल्प तो आप ही की करता है। अगर फ्रिक्शन ना हो तो चल नहीं पाओगे बिल्कुल। बहुत जगह फ्रिक्शन आपकी हेल्प करता है। मुद्दे की बात यह है कि इस रीजन गलत हो गया है। 2-3 एग्जाम्पल लेके समझा गया, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो अब असर्शन तो सही है, रीजन फॉल्स है, यानी थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। थ्योरी के क्वेश्चन में बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल और रीजनिंग और देख करके आंसर देना चाहिए। अब चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए 14 क्वेश्चन। और ये ऐसा है जिसको हमें दूसरा पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। There is no difference between EMF and potential difference. है डिफरेंस क्या? कई लोग कहेंगे नहीं, एक ही। EMF भी सेल का वोल्ट में नापते हैं, इंड्यूस EMF भी वोल्ट में नापते हैं, दो पॉइंट के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को भी वोल्ट में नापते हैं, लेकिन अंदर से वो सेम नहीं है। हालांकि दोनों की यूनिट सेम है, वोल्ट, दोनों की डायमेंशनल फार्मूला भी सेम होगा भाई, लेकिन वो एक नहीं है। क्या डिफरेंस है? मान लीजिए ये रेजिस्टेंस है, इससे करंट जा रही है, तो यहां पर I इंटू आर ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है। इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस करते हैं। कहीं से आ रही थी करंट, करंट भेजने वाला कौन है? कोई है, सेल होगा, मेंस हो सकता है, करंट आ रही है, इसमें ओम्स लॉ से वोल्टेज ड्रॉप हो गया, और इस वोल्टेज ड्रॉप की वजह क्या है? हीट वगैरह डिफ्यूज होती है। ईएमएफ की डिफिनीशन याद करिए। ईएमएफ क्या होता है? सेल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है जब सेल करंट ना दे रही हो। बेसिकली
हमारे पास सेल का काम ये होता है कि दो पॉइंट के बीच में कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करता है। मान लीजिए ये हमारे पास कंडक्टर है और इसके अक्रॉस ये वोल्टेज आ गया, वोल्टेज की वजह से करंट चली, ऐसे चली, इलेक्ट्रॉन करंट ऐसे चली, इलेक्ट्रॉन इधर पहुंचा। तो कोशिश क्या होती है कि हमारे पास, जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं, अब इसको बाद में आएंगे, पहले ये देखिए, ये कंडक्टर है, हमें इसमें करंट फ्लो करानी है। करंट फ्लो कराने के लिए कोई डिराइविंग फोर्स चाहिए। करंट कब पास होती है? करंट तब पास होती है जब चार्ज कैरियर मूव करता है। और चार्ज कैरियर कब मूव करता है? जब उस पर कोई फोर्स लगे। और जब फोर्स कब लगेगा? जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो चार्ज कैरियर के रूप में इलेक्ट्रिक फील्ड है, चार्ज कैरियर के रूप में फ्री इलेक्ट्रॉन है। अब इसको चलाना है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो हमने यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया, यहां प्लस, यहां पोटेंशियल ज्यादा हो गया Q/R, यहां कम हो गया Q/R + L। K भी होगा, हाँ चलिए K लगा दीजिए। पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। अब एक फ्री इलेक्ट्रॉन लिया जो चार्ज कैरियर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, फोर्स इधर लगा। जब ये फोर्स इधर लगा तो इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचा, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलने लगे, इसी को दुनिया वाले करंट कहते हैं। लेकिन जब निगेटिव इलेक्ट्रॉन इधर आया तो इधर निगेटिव चार्ज जमा हुआ, इधर पॉजिटिव चार्ज जमा हुआ, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बन गई। पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा तो इधर वाले इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी। एक मौका आने पे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी, करंट खत्म हो जाएगी। और ये काम बताने में तो बड़ा लंबा समय लगा हमें, 10⁻⁻17 सेकेंड में ये काम हो जाता है। इट इज वेरी फास्ट प्रोसेस। तो यानी अगर आप चाहते हो कि करंट तो बंद हो गई, हम चाहते हैं करंट बहते रहे, तो क्या करें? करंट तो तब बहेगी जब फील्ड होगी। फील्ड तब होगी जब ये पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहेगा। तो यहां पर हमने क्या किया कि एक बैटरी लगा दी भाई। अब देखो इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं और ऐसे फ्लो करते हुए ऐसे जाएंगे। ये तो पॉजिटिव टर्मिनल है, ये तो नेगेटिव टर्मिनल है। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी और इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो नहीं लगा सकता है। ये बैटरी की प्रॉपर्टी है, ये किसी और मोड से इस पर फोर्स लगा के इधर करंट इलेक्ट्रॉन को इधर फ्लो करा देता है। और उसके लिए वो नॉन इलेक्ट्रिक स्टैटिक फोर्स कुछ वर्क करता है। ईएमएफ की डिफिनीशन किसी बुक में देखिए, अच्छी बुक में देखिएगा, चौपटिया गाइड में मत देखिएगा। व्हाट इज ईएमएफ ऑफ ए सेल? ईएमएफ ऑफ द सेल is the work done to flow a unit charge in the circuit by non-electrostatic force. सेल में कौन सा है नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? केमिकल फोर्स, केमिकल पोटेंशियल है। केमिकली इनके बीच में ये पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नर्स्ट इक्वेशन याद कर लीजिए। इंड्यूस ईएमएफ में वो मैग्नेटिक फोर्स होता है। कोई भी सेल होगा उसके साथ कोई एक ऐसा फोर्स होगा जो इलेक्ट्रॉन को मूव कराएगा अंदर की ओर अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ईएमएफ इज ए वर्क डन बाय नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। एंड व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? यहां पे कोई नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं है, इसको भी लिख सकते हो, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो देयर इज अ फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड वोल्ट। ये दोनों सेम नहीं है। सिंस बोथ आर वर्क अपॉन चार्ज, तो उनकी यूनिट सेम है, डायमेंशन सेम है, तो ये रीजन तो सही हो गया। असर्शन गलत है।
असर्शन गलत हो गया तो रीजन पे ध्यान नहीं देना है। देखिए चौथा ऑप्शन था असर्शन इज फॉल्स, तो डी आंसर हो जाएगा। तो ये असर्शन रीजन की महिमा होती है। और बेसिकली ये पहले एम्स में आते थे और एम्स का एग्जाम आपकी स्किल, आपकी कॉन्सेप्ट को टेस्ट करता था। न्यूमेरिकल इसमें कम आते हैं, मनाइए कि आ जाए तो वो सरल हो जाएगा असर्शन रीजन, लेकिन मोस्टली असर्शन और रीजन में ऐसे ही थ्योरी में फंडामेंटल पॉइंट्स रेज किए जाते हैं। हो सकता है नीट में जो असर्शन रीजन आए उसमें आपको सही है कि गलत करना काफी सिंपल रहे, और ऐसा ही होगा। नीट का पेपर बहुत कठिन नहीं होता है, लेकिन थ्योरी समझ करके सही है कि गलत में भी कभी कभी ये समझना होता है। तो मैंने इसको आपको एक्चुअली मैं आपको असर्शन रीजन के माध्यम से कुछ थ्योरी भी बता देना चाह रहा हूं जो आप लोगों को क्लियर नहीं होती है। तो दैट्स व्हाई आई हैव सेलेक्टेड सम टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। 90% बच्चे ईएमएफ और वोल्टेज को सेम थिंग समझते होंगे। ईएमएफ इज द वर्क डन बाय नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वोल्ट इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत हो गया इसका चर्चा। आज का लास्ट क्वेश्चन, और ये थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप का है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो प्रभु की आपके ऊपर बहुत दया है, आप इसको जल्दी कर लेंगे। यूनिफॉर्म फील्ड है, यूनिफॉर्म फील्ड नहीं है, फील्ड है B इज इक्वल टू B0 X और K के डायरेक्शन अंदर वाली मान ली है। चलिए कोई बात नहीं, ये नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इस पूरी लाइन पर 0 होगी, और यहां से अगर x दूरी पे कोई लाइन होगी तो वहां मैग्नेटिक फील्ड B0x हो जाएगी। अब क्या होगा, हमें फोर्स निकालना है। देयर आर 4 करंट कैरिंग एलिमेंट्स, स्ट्रेट वायर, इन सब पे फोर्स निकालिए, वेक्टरली जोड़ दीजिए। इस पे फोर्स निकालते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे। मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट नीचे, फोर्स इधर लगेगा और मिडिल पॉइंट पर लगेगा। कितना लगेगा, मान लीजिए इसकी लेंथ L है, करंट इसमें I है, तो IBL करंट लगे, फोर्स लगेगा, इस तरफ लगेगा, मिडिल पॉइंट पे लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, सब जगह फील्ड बराबर है, सब जगह सेम लगेगा। इस पर इधर लगेगा, इस पर इधर लगेगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इस पर लगाइए, ठीक है लगाते हैं, ये करंट है, ये फील्ड है, ऊपर लगेगा। लेकिन इसको जरा ऐसे बांट दीजिए भाई, यहां पर फील्ड कम है, बल्कि यहां पे 0 है, यहां पे कम है, तो यहां पे फील्ड कम लगेगा, यहां पे फोर्स ज्यादा लगेगा, इधर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, तो इनका रिजल्टेंट बीच में नहीं आएगा, कहीं मिडिल पॉइंट से इधर आएगा। खैर कोई बात नहीं, उसको निकाल भी सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए DF बराबर, यहां से x दूरी पर मैंने एलिमेंट ले लिया dx का, तो मैग्नेटिक फील्ड है B0x dxi, और F बराबर इसको इंटीग्रेट कर देंगे I B0x dx। सपोज ये वाली लेंथ a है, ये वाली लेंथ स्मॉल b है, तो a से a प्लस b तक इसको निकाल लेंगे। बराबर नहीं लगेगा, लगेगा यहां लगेगा। इसमें क्या होगा, फील्ड तो वैसे ही वेरी कर रही है, करंट की डायरेक्शन उल्टी है, तो नीचे लगेगा, यहीं लगेगा। वेरी नाइस, हमारे पास नेट फोर्स 0 है, नेट फोर्स 0 है। याद रखिए, अगर कोई करंट कैरिंग लूप है और वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो डेफिनेटली नेट फोर्स 0।
अगर कोई करंट कैरिंग लूप है और नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो हमेशा तो जीरो नहीं होगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जीरो नहीं हो सकता है, जैसे यहां पे जीरो आ रहा है। तो यहां पे ये फोर्स जीरो आ रहा है, यानी ये गलत हो गया, और ये गलत हो गया तो डी वाला हो गया। टॉर्क इस पे लगेगा, निकाल। हेलो बच्चों, तो आइए स्टार्ट करते हैं एक और नया सेशन एआर का। जैसा कि सिंह सर का मिशन है, अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। इसी मिशन के तहत आपको एआर की सीरीज कराई जा रही है बेटा, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी तीनों। आप पहले अच्छे से इन एआर को अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद डिस्कशन में बेटा आपको क्या करना है कि जो भी टीचर आपके पॉइंट्स उसके आसपास के लिखवाए उसको कहीं लिखिए, ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए, और साथ में जो भी पॉइंट्स इन क्वेश्चंस के थ्रू बताए जाएंगे बेटा, वो पॉइंट्स वही पॉइंट हैं जो एग्जाम में आने के चांस जिनके ज्यादा है। बात समझ में आई? तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, एन इंक्रीज इन सरफेस एरिया। अगर आप सरफेस एरिया बढ़ाएं, इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। अगर बेटा आप सरफेस एरिया बढ़ाओगे तो इवेपोरेशन का रेट बढ़ेगा या घटेगा? चलिए मैं आपको बताता हूं बेटा, व्हाट इज इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या है? तो किसी भी लिक्विड का, कोई आपके पास लिक्विड है बेटा, या ऐसा प्रोसेस कि किसी लिक्विड को आप वेपर बना रहे हो, कहां पर? बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, वो कहलाता है आपका क्या? इवेपोरेशन। तो बच्चों अगर आप सरफेस एरिया बढ़ाओगे तो क्या होगा? सरफेस एरिया बढ़ाओगे तो जो मॉलिक्यूल है, मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का एक्सपोजर होगा एटमॉस्फेयर से, और जितने ज्यादा मॉलिक्यूल का आपका एक्सपोजर होगा एटमॉस्फेयर से, वो उतनी ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, और जितनी ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे उनका इवेपोरेशन उतना जल्दी हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? इसका मतलब है कि सरफेस एरिया बढ़ाने पर बेटा क्या इवेपोरेशन का रेट बढ़ेगा? यस, दैट इज जो आपका इवेपोरेशन है, इवेपोरेशन is directly proportional to what? Surface area is directly proportional to surface area। अगर आप सरफेस एरिया बढ़ाओगे तो इवेपोरेशन का रेट क्या होगा बेटा? बढ़ जाएगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? तो अगर आपने सरफेस एरिया को बढ़ाया तो इवेपोरेशन क्या होगा बेटा? बढ़ जाएगा आपका इवेपोरेशन। तो पहली बात तो ठीक है। आइए देखते हैं, पहली बात ठीक है, दैट इज असर्शन ठीक है, इसका रीजन ठीक है या नहीं है, या क्या कह रहा है रीजन? स्ट्रॉन्गर इज द इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स। बेटा इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स, इंटर मतलब दो, और मोलिकुलर मतलब मोलिक्यूल के बीच में, दो मोलिक्यूल के बीच में फोर्स को क्या कर दिया? बढ़ा दिया। तो अगर आप दो मॉलिक्यूल के बीच के फोर्स को बढ़ा देंगे बेटा, उसको पास लेके आएंगे, तो एटमॉस्फेयर से उसका एक्सपोजर कम हो जाएगा। तो अगर एटमॉस्फेयर से एक्सपोजर कम हो जाएगा तो इवेपोरेशन में दिक्कत आएगी। दैट इज मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बढ़ाने से इवेपोरेशन क्या होना चाहिए था? घटना चाहिए था। लेकिन इन्होंने क्या लिखा है? फास्टर इज दी रेट ऑफ इवेपोरेशन। नहीं, इवेपोरेशन घटना चाहिए था, और ये कह रहे हैं कि मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बढ़ाने से क्या होगा? इवेपोरेशन बढ़ेगा। नहीं, गलत बात है बच्चों, एट अ गिवन टेम्परेचर। तो आपका जो रीजन है वो गलत है। तो बच्चों असर्शन सही है, रीजन गलत है, तो आंसर कौन सा होगा? थर्ड, दैट इज ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बेटा आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आइए, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका असर्शन, ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल। बेटा क्या है? ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल कैन बी सेपरेटेड बाय स्टीम। क्या स्टीम से ये दोनों को सेपरेट किया जा सकता है? आइए बेटा इसको मैं पहले आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूं, वापस से आके एक्सप्लेन करूंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। दैट इज, आइए आपका क्वेश्चंस पर आइए, ब्लैंक पेज पर। बेटा क्या कह रहे हैं? कौन कौन है यहां पर? ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल, इन दोनों की बात की गई है, ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल। चलिए देखते हैं
क्या बेटा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल ऐसा होता है आपका, ये मैंने बनाया OH फिनॉल और इसके आर्थो पर क्या लगा दिया, ऑर्थो पोजीशन पर NO2। और पैरा क्या होता है, क्या बच्चों, ये आपका फिनॉल और इसकी पैरा पोजीशन पर क्या लगा दे, NO2। तो अगर हम इसकी बात करें दोनों की, तो बच्चों इधर देखना, क्या बेटा यहां पर नाइट्रोजन, क्या मैं इसको ऐसा लिख लूं, इसको अगर मैं ऐसा लिख लूं तो आपको दुख नहीं होना चाहिए, OH ऐसा, और नाइट्रोजन डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, बेटा यहां से बन जाता है इंट्रामोलिक्यूलर H बॉन्डिंग। देखिए आपको, तो यहां पर इंट्रामोलिक्यूलर H बॉन्डिंग हो गई बच्चों, ये क्या है, इंट्रामोलिक्यूलर H बॉन्डिंग, इंट्रामोलिक्यूलर H बॉन्डिंग। बच्चों अगर ऐसी बॉन्डिंग जो विद इन द मोलिक्यूल हो जाए वो इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग होती है। तो ये आपकी कौन सी बॉन्डिंग है, इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग। अगर इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग है तो बच्चों ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग, ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग, क्या मॉलिक्यूल का एसोसिएशन होगा, क्या इसका दूसरा मॉलिक्यूल इससे H बॉन्ड बनाएगा, क्या नहीं बेटा, ये पहले ही इसका H बॉन्ड आपस में बना लिया ना, तो एसोसिएशन नहीं होगा, दैट इज इसका दूसरा मॉलिक्यूल इससे H बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग नो एसोसिएशन, कोई भी एसोसिएशन बेटा नहीं होगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए अब आ जाइए इसमें बेटा, इसमें देख लेते हैं इसमें क्या होना है। आपका पैरानाइट्रोफिनॉल में, पैरानाइट्रोफिनॉल का एक मॉलिक्यूल ये है, पैरानाइट्रोफिनॉल को मैंने ऐसे बना दिया बेटा, ये आपका ऐसा, और यहां मैंने लगाया OH दैट इज फिनॉल, और यहां N डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, और इसका एक मॉलिक्यूल मैं और बना देता हूं, मैंने कुछ ऐसा बना दिया दूसरा मॉलिक्यूल, यहां आपका O और यहां से लगा हुआ है H और साथ में NO2। क्या बच्चों ऐसा बना सकता हूं? तो बच्चों जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है वो तो इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड बना लेगा, लेकिन पैरा वाला इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड नहीं बना पाएगा। तो अगर ये क्यों भाई, इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड तो केवल तब बनेगा ना जब ये फिनॉल के एडजेसेंट में NO2 ग्रुप लगा हो, ये तो इसके जस्ट अपोजिट है, तो इतनी दूर से बॉन्ड थोड़ी बनेगा आपका। तो इसमें आपका इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड नहीं बनता है बेटा, बल्कि क्या बनता है, देख लीजिए इंटरमोलिकुलर H बॉन्ड बनाइए दो के बीच में, इंटर मतलब विद इन टू, तो इंटरमोलिक्यूलर H बॉन्ड। और बेटा इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग की वजह से दो मॉलिक्यूल का आपस में एसोसिएशन हो गया, दैट इज ये अटैच हो गए, तो मॉलिक्यूलर वेट इनका क्या होगा, बढ़ेगा, दैट इज ड्यू टू इंटरमोलिक्यूलर H बॉन्डिंग एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल अकर। और बेटा अगर एसोसिएशन होगा, एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल अकर, तो अगर एसोसिएशन होगा तो मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, बढ़ेगा, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा बेटा, तो क्या होगा, बीपी बढ़ेगा, दैट इज इसका क्या है बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट हाई है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कैसा है, हाई है। और इसका बॉइलिंग पॉइंट कैसा है बताना बेटा, इसका बॉइलिंग पॉइंट लो होगा, क्यों, बिकॉज आपका दूसरा मॉलिक्यूल इससे जुड़ेगा नहीं। और एक टर्म आपने पढ़ा होगा वोलेटिलिटी, तो बीपी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों वोलेटिलिटी कुछ नहीं है, वेपर्स बनने की टेंडेंसी को ही बोला जाता है। बात समझ आई? ऐसा तो बच्चों बताना जरा मुझे यहां पर, क्या बच्चों अगर इसका बीपी लो है तो इसकी वोलेटिलिटी कैसी होगी, इसकी वोलेटिलिटी होगा बच्चों हाई वोलेटाइल होगा, ये मतलब जल्दी वेपोराइज हो जाएगा। अगर इसका बीपी हाई है तो इसकी वोलेटिलिटी कैसी होगी बेटा, क्या ये आपका लो वोलेटाइल होगा। तो बच्चों ये हाई वोलेटाइल है, ये लो वोलेटाइल है, दैट इज अगर मैं इसकी वोलेटिलिटी कम है, अगर मैं इस पे स्टीम पास करा दूं, गर्म पानी डाल दूं,
तो ये वेपोराइज होने लगेगा। दैट इज क्या बच्चों, ये आपका स्टीम के साथ वेपोराइज्ड है या नहीं है, बताइए मुझे, क्या स्टीम वोलाटाइल है या नहीं है? यस, क्योंकि इसका बीपी कम है तो स्टीम डालने पर ये वेपोराइज हो जाएगा। दैट इज स्टीम वोलाटाइल है ये। और ये कैसा है, ये स्टीम वोलाटाइल नहीं है। डू नॉट स्टीम वोलाटाइल या नो स्टीम वोलाटाइल। अगर आपने इस पे स्टीम पास करा दी तो ये वोलाटाइल नहीं होगा। इतनी बात समझ में आई? इसका मतलब है आप स्टीम वोलाटाइल से दोनों को सेपरेट कर सकते हो। तो पहला सेंटेंस तो ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए देख लेते हैं इतनी बात। आइए जरा, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको डिस्कस करा रहा था। अब पढ़िए क्वेश्चन। ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल कैन बी सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन। यस, सेपरेट किए जा सकते हैं बेटा, वो नहीं समझे? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल स्टीम पास कराने पर वोलाटाइल हो जाएगा, पैरा वाला नहीं होगा, मतलब हो गए ना सेपरेट। नेक्स्ट रीजन, पैरा नाइट्रोफिनॉल इज स्टीम वोलाटाइल। नहीं बच्चों, अभी तो बोला है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल होता है स्टीम वोलाटाइल, पैरा वाला नहीं होता है। ड्यू टू इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। भाई पैरा में क्या इंट्रा होती है, क्या इंटर होती है? सेंटेंस ही गलत है, मतलब आपका असर्शन ठीक है, रीजन गलत है, आंसर फिर जाएगा थर्ड, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। समझ में आया? बात समझ आई बेटा? चलिए, इतनी बात समझ में आपको आई होगी। अच्छा चलो, जब बात इसकी आई गई है तो मैं आपको एक पॉइंट और इसमें बता देता हूं। मैं इसकी बेसिक स्ट्रेंथ एसिडिक स्ट्रेंथ बता देता हूं ऑर्थो, पैरा और आपका मेटा नाइट्रोफिनॉल की। आइए जरा देखते हैं बच्चों, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ किसकी, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ, कंपेयर करने जा रहा हूं मैं एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्थो मेटा एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल। बच्चों आओ, क्या आपको पता है? पहले मैं बना लेता हूं तीनों। ये आपका बना OH, ऑर्थो पे लगा दिया मैंने NO2, यहां लगा ये आपका OH और मेटा पर लगा दिया मैंने क्या, NO2, और साथ में तीसरा वाला थर्ड OH और पैरा पर लगा दिया NO2। बेटा ये बात तो आपको आती होगी कि एसिडिक स्ट्रेंथ, अगर आप किसी एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ चेक कर रहे हैं तो उसका एनायन बना के चेक करते हैं। दैट इज किसी एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ H को रिमूव करने के बाद कंपेयर करते हैं। तो अगर आप यहां से H रिमूव करोगे तो बेटा एनायन बनेगा, और एनायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। दैट इज एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। और बताइए एनायन की स्टेबिलिटी को कौन इंक्रीज करता है? बेटा माइनस इफेक्ट, -m -i। बात समझ आई? तो एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, एंड स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन is directly proportional to -m and -i। बेटा ऐसा, जितना ज्यादा माइनस इफेक्ट होगा, जितना ज्यादा माइनस आई होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा। आइए चेक कर लेते हैं बच्चों। यहां पर पहला मैं चेक करता हूं, बताओ ये क्या लगा हुआ है? क्या बच्चों ये -m एंड -i होता है क्या? यस बच्चों, ये क्या होता है? क्या मेटा पर मीजोमेरिक इफेक्ट काम करता है? ना। हाइपर कंजुगेशन काम करता है? ना। तो बच्चों यहां पर ओनली -i होगा, और यहां पर क्या है? -m और -i दोनों है। तो बच्चों मीजोमेरिक इफेक्ट यहां है, यहां है, यहां नहीं है। बात समझ आई? तो अगर यहां मीजोमेरिक नहीं है, इसका मतलब है एसिडिक स्ट्रेंथ यहां 2 फैक्टर बढ़ाएंगे इसको, और इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को भी 2 फैक्टर बढ़ाएंगे। तो बेटा मीजोमेरिक इफेक्ट डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता। तो बच्चों आपको ऐसा लगेगा कि यहां पर इंडक्टिव इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट तो दोनों में सेम है, लेकिन यहां पर इंडक्टिव इफेक्ट करीब है, डिस्टेंस गवर्निंग फैक्टर होता है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा। ऐसा लगना चाहिए बट ऐसा होगा नहीं। क्यों?
बिकॉज यहां पर है एच बॉन्डिंग बेटा, क्या है यहां पर, एच बॉन्डिंग है यहां पर। तो ड्यू टू एच बॉन्डिंग ये जो आपका हाइड्रोजन है ये निकल नहीं पाएगा, और एच बॉन्डिंग की वजह से चिलेशन फॉर्मेशन होता है, तो एच निकल नहीं पाएगा, और एच निकल नहीं पाएगा तो एसिड अच्छा नहीं होगा। दैट इज अगर मैं ए और इसको मैंने कहा बी और इसको कहा सी, अगर इन तीनों में एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करूं तो सबसे अच्छा एसिड सी होगा। क्यों, यहां दो इफेक्ट लगे हुए हैं, यहां दो लगे तो हैं लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एच निकल नहीं पाएगा। दैट इज ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, अगर मैं लिखूं ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, तो बेटा सबसे ज्यादा अच्छा एसिड कौन है, आपका सी। अब आपको लगेगा सर उसके बाद बी होगा, तो नहीं बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग केवल ऑर्थो और पैरा में कंपेयर की जाती है, मेटा से कंपेयर नहीं करते ऑर्थो को। बेटा मेटा में यहां पर आप देखेंगे केवल एक माइनस आई है, तो जब मेटा और ऑर्थो को कंपेयर करें तो यहां पर बेटा दो माइनस आई है, ये ज्यादा बढ़ा देंगे, बट पैरा और ऑर्थो में पैरा वाला ज्यादा हो जाता है। तो बेटा ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आया तो काफी बच्चे गलत करके आएंगे। तो सी के बाद कौन आएगा, सी के बाद आएगा ए और सबके बाद आएगा बेटा आपका बी, तो ये आंसर है। तो बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डिंग केवल पैरा और किसमें कंपेयर करोगे, आपका ऑर्थो और पैरा में। जब आप मेटा और ऑर्थो को कंपेयर कर रहे हो तो एच बॉन्ड ना देखें, आप सीधा इफेक्ट चेक कर लें। तो बेटा अगर मैं इसको लिखूं सबसे ज्यादा एसिडिक पैरा, उसके बाद आपका कौन आएगा, पैरा के बाद बेटा क्या ऑर्थो आएगा, ऑर्थो, और सबसे खराब कौन आएगा आपका मेटा, ऐसा। तो ये आप इस तरह से फॉर्म याद रखना, ठीक। चलिए ये बात समझ में आई होगी, मैंने आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट डिस्कस कर दिए। अब मैं बढ़ता हूं अगले क्वेश्चंस की तरफ, आपको समझ में आया होगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 3, आइए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, बॉन्ड लेंथ ऑफ फॉस्फोरस क्लोरीन बॉन्ड इन गैसियस PCl5 सॉलिड PCl5 आर नॉट इक्वल। कह रहे हैं कि गैसियस PCl5 और आपका सॉलिड PCl5 में जो PCl लेंथ है क्या वो इक्वल नहीं है। आइए चेक करते हैं इक्वल है या नहीं है, चलिए देख लेते हैं बेटा इक्वल है या नहीं है, मैं आपको चेक कराता हूं। आइए बेटा देखिएगा जरा, बना लेते हैं बेटा। जो आपका PCl5 है ना वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है दो फॉर्म में, अपनी आयनिक फॉर्म में। PCl5 एग्जिस्ट आयनिक फॉर्म इन सॉलिड स्टेट, इन किसमें बेटा, सॉलिड स्टेट में आयंस की फॉर्म में, आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, कुछ ऐसा बनाता है बेटा, PCl4 प्लस और PCl6 माइनस, ऐसा। बात समझ आई। आइए मैं इसको अलग अलग लिख लूं, PCl4 प्लस एंड PCl6 माइनस। अगर आप इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो बेटा इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, 4 बॉन्ड पेयर है sp3 और sp3 से स्ट्रक्चर क्या बना, टेट्राहेड्रल। क्या हुआ बच्चों, टेट्राहेड्रल। इतनी बात समझ आई। बताओ इसका बेटा 6 बॉन्ड पेयर है, फॉस्फोरस आपका 6 क्लोरीन है, 6 बॉन्ड पेयर से क्या बनेगा, क्या बेटा sp3d2 बनेगा, और sp3d2 मतलब ऑक्टाहेड्रल ऐसा होता है। बात समझ आई। लेकिन अगर मैं गैस फेज में बात करूं बेटा, किस फेज में, गैस फेज में, तो आइए गैस फेज में, इन गैस फेज PCl5 में कोई चेंज नहीं आता, तो इन गैस फेज PCl5 नो चेंज, कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। तो बेटा गैस फेज में इसका हाइब्रिडाइजेशन 5 बॉन्ड पेयर है और 5 से क्या बनेगा, sp3d बनेगा। और sp3d का स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चों, क्या याद है, ट्राइगोनल प्लेनर। आइए मैं बना के भी दिखा देता हूं, सॉरी, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ऐसा,
ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कैसा होता है बेटा, सभी जानते होंगे। चलिए मैं बनाना सिखाता हूं आपको। ऐसा 3 बॉन्ड बेटा इसमें ऐसे होते हैं जिनको हम इक्वेटोरियल बॉन्ड बोला जाएगा। एक क्लोरीन यहां, एक क्लोरीन यहां, एक क्लोरीन यहां, और 2 बॉन्ड आपके एक्सियल होते हैं, एक नीचे और एक ऊपर। ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन, ऐसा। तो बच्चों यहां पर ये जो बॉन्ड है ना, ये कहलाते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड। ये कौन से बॉन्ड है आपके? इक्वेटोरियल बॉन्ड। और ये नंबर में होते हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे बेटा, कितने? 3, 1 2 3। और ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड कहलाता है बच्चों एक्सियल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है ये आपका? एक्सियल, एक्सियल बॉन्ड्स। और ये नंबर में होते हैं 2। और बच्चों यहां पर एक्सियल बॉन्ड लॉन्गर होता है। एक्सियल बॉन्ड कैसा होता है? लॉन्गर। और इक्वेटोरियल बॉन्ड होता है शॉर्टर। उसका रीजन है बिकॉज जो आपका इक्वेटोरियल बॉन्ड है ये sp2 दैट इज px py और s के साथ मिलकर बनाते हैं, जिसमें परसेंटेज ऑफ s करेक्टर ज्यादा, तो अट्रैक्शन ज्यादा, तो बॉन्ड छोटा हो जाता है। बात समझ आई? चलिए ऐसा बच्चों, अगर मैं इसमें बात करूं तो बच्चों इसमें 2 टाइप के बॉन्ड है। क्या बॉन्ड आपका जो बॉन्ड लेंथ है वो इक्वल होगी क्या? अलग अलग है बच्चों। बात समझ आई कि नहीं? उसमें अलग है और इसमें अलग है। अच्छा, एक और एक्स्ट्रा पॉइंट आप बता सकते हो, बताओ इसमें टोटल बॉन्ड एंगल कितने? बेटा 120 के 3 एंगल दिखे होंगे आपको। तो यहां बॉन्ड एंगल की बात करूं तो 120 डिग्री के 3 एंगल है। और बेटा यहां ये 120 120 120 दिखा। और बेटा इनके साथ, तीनों के साथ ये परपेंडिकुलर लगा हुआ, डेट इज ऐसा। तो 90 90 90 दिखा। 90 ऊपर वाले के साथ 3 बॉन्ड, 90 नीचे वाले के साथ 3 बॉन्ड। तो बताइए 90 डिग्री की कितना एंगल है यहां पर? 6। और 180 का आपको दिखा, 180 का केवल एक ही एंगल है। तो टोटल एंगल आपके इसमें ये हो गए। और एक्स्ट्रा पॉइंट बताना चाहोगे इसके लिए आप? बेटा बताना इसका डाइपोल मोमेंट। तो बेटा वेक्टर देख ले, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, हेड इसकी तरफ, हेड इसकी तरफ और हेड इसकी तरफ। और बच्चों आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि जब भी 3 इक्वल वेक्टर एक दूसरे से 120 डिग्री पर लगे हैं तो उनका जो मैग्नीट्यूड आता है बच्चों, रिजल्टेंट आता है, वो कितना आता है? 0 आता है। और बच्चों तो इनका रिजल्टेंट कितना? 0। ऊपर एक वेक्टर और नीचे एक वेक्टर, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ वेक्टर बनाया जाता है। तो ये वेक्टर कैंसिल कर देंगे। और बेटा इन दोनों का रिजल्टेंट ये आएगा, इस वेक्टर का रिजल्टेंट ये। तो ये वेक्टर और ये वेक्टर कैंसिल करेंगे तो डेट इज म्यू नेट, इसका कितना आ गया? डाइपोल मोमेंट 0। पोलर के नॉन पोलर? नॉन पोलर। तो बेटा ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैंने इसके बारे में आपको डिस्कस कर दिए। इतनी बात समझ में आई? चलिए अब क्वेश्चंस की तरफ चले जाते हैं कि जो हमने ये मैंने आपको डिस्कस किया है उसमें मैं आपको बिठाता हूं कि क्या होगा। अब पढ़िए बेटा, बॉन्ड लेंथ ऑफ पीसीएल बॉन्ड इन गैसियस PCl5, सॉलिड PCl5 आर नॉट इक्वल। सही बात है, इक्वल कहां है बेटा? अलग अलग है भाई। वो आपका आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, इसमें ही अलग अलग बॉन्ड लेंथ है। आपका PCl5 में भी अलग अलग है और दोनों में भी अलग अलग है। वहां पर सारे आइडेंटिकल बॉन्ड है PCl4 के अंदर, PCl6 के अंदर, यहां अलग अलग है। तो अलग अलग है, सही बात है। रीजन, बिकॉज इन सॉलिड स्टेट 2 PCl5 मॉलिक्यूल आर एसोसिएटेड। यस, सॉलिड स्टेट में 2 PCl5 एसोसिएट करते हैं बेटा, तभी तो PCl4 और PCl6 बनाते हैं। डबल हो गए ना, क्लोरीन 10 हो गए, 4 और 6। बात समझ आई? बिल्कुल बात ठीक है। और बेटा एक्सप्लेन भी तो कर रहा है भाई, एसोसिएशन की वजह से ही तो बॉन्ड लेंथ अलग अलग हो गई। अगर सॉलिड फेज में एसोसिएशन होता ही नहीं तो बॉन्ड लेंथ बराबर होती गैस फेज में। दैट इज एक्सप्लेन कर रहा है। बात समझ में आई? तो आंसर ए होगा। बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इतनी बात समझ में आई होगी बेटा। आई, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। असर्शन, साइक्लोपेंटाडाइनिल एनायन इज एरोमेटिक इन नेचर। अभी देखते हैं कि एरोमेटिक होगा कि नहीं होगा। चलो बच्चों पहले मैं इसको पढ़ा दूं, उसके बाद में आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। आइए,
बच्चों एरोमेटिक क्या होते हैं, नॉन एरोमेटिक क्या होते हैं, एंटी एरोमेटिक क्या होते हैं, पहले ये जान लें। ठीक, तो आइए सबसे पहले मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं कंडीशन ऑफ एरोमेटिसिटी। तो कंडीशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, बच्चों एरोमेटिक कंपाउंड क्या है आइए बताता हूं। बेटा अगर कहीं पर आपके ये कंडीशन देखने को मिल जाए, देखना क्या, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, सुनना पूरी बात अभी, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 14 पाई इलेक्ट्रॉन, 18 पाई इलेक्ट्रॉन, 22 पाई इलेक्ट्रॉन। बेटा ध्यान से देखना, 2 से स्टार्ट किया और 4 4 का अंतर आ रहा है, सभी में आ रहा है कि नहीं। तो बच्चों अगर ऐसा हुआ और इसके साथ साथ और क्या कंडीशन है, along with नंबर 1 कंपाउंड शुड बी साइक्लिक। कंपाउंड कैसा होना चाहिए बेटा, कंपाउंड शुड बी साइक्लिक, कंपाउंड आपका साइक्लिक होना चाहिए। नंबर 2 साइक्लिक तो समझते हो, कंपाउंड शुड बी sp2 या प्लेनर लिख दूं मैं, कंपाउंड शुड बी प्लेनर। कंपाउंड कैसा होना चाहिए बच्चों, प्लेनर। प्लेनर का मतलब है ईच कॉर्नर sp2 होने चाहिए बेटा, ईच कॉर्नर क्या होना चाहिए आपका sp2, तभी तो प्लेनर होगा। तीसरी कंडीशन, कंपाउंड फुली कॉन्जुगेटेड होना चाहिए, कंपाउंड शुड बी फुली कॉन्जुगेटेड, दैट इज उसमें कंप्लीट कॉन्जुगेशन होना चाहिए पूरी रिंग के अंदर। फुली कॉन्जुगेटेड का मतलब है कि ईच कॉर्नर पार्टिसिपेट इन अ कॉन्जुगेशन, ईच कॉर्नर पार्टिसिपेट इन व्हाट, पार्टिसिपेट इन कॉन्जुगेशन। हर एक कॉर्नर किसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए बेटा, कॉन्जुगेशन या रेजोनेंस में। चौथी कंडीशन, फॉलो हक्कल रूल बेटा, हक्कल रूल को फॉलो करना चाहिए। वो रूल क्या है आपका, 2n हक्कल रूल। चलिए अभी बता दूंगा साथ में दोनों, फॉलो किसका रूल, हक्कल का रूल। बेटा हक्कल रूल क्या है ये बात मैं आपको बताता हूं। चलिए नेक्स्ट, 4 कंडीशन, हालांकि इससे हमें कोई मतलब है नहीं ज्यादा, तो मैंने लिखा नहीं, मैं साथ में लिख दूंगा। बच्चों अगर ऐसा हुआ तो वो कंपाउंड क्या होगा आपका, एरोमेटिक होगा। आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने एग्जाम्पल ये बनाया, बेंजीन की रिंग, जानते हो क्या बेटा, क्या हर कॉर्नर sp2 है क्या, यस सारी कॉर्नर sp2 है। और कितना पाई है अंदर, 3 पाई। और बेटा 1 पाई बराबर 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो टोटल बताइए 3 पाई में कितना पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। क्या 6 पाई है, यस। क्या एरोमेटिक, क्या sp2 है सारे कॉर्नर, यस। क्या हर एटम कंजुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, यस। तो बेटा ये हो जाएगा आपका एरोमेटिक कंपाउंड। बात समझ में आई, ये क्या होगा, एरोमेटिक कंपाउंड। अगला एग्जाम्पल आप ले लें, ऐसा मैंने बनाया यहां प्लस, यहां बेटा क्या हर कॉर्नर sp2 है, यस ये भी तो sp2 है। क्या बेटा प्लस कंजुगेशन में अल्फा पे पाई बॉन्ड कंजुगेशन होगा, तो बच्चों कंजुगेशन होगा हर एक कॉर्नर कंजुगेशन में, सारे कॉर्नर sp2 है। और साथ में बेटा 2 पाई इलेक्ट्रॉन, दैट इज 1 पाई, और 1 पाई से क्या बनेगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये भी क्या होगा एरोमेटिक। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। आइए अगला, उन्होंने बोला है बेटा साइक्लोपेंटाडाइइनाइल, चलिए बना लेते हैं। साइक्लोपेंटा मतलब 5, डाई मतलब 2, और इन मतलब डबल बॉन्ड, और एनायन ऐसा, ये साइक्लोपेंटाडाइइनाइल। बच्चों देखना, क्या अल्फा पर पाई बॉन्ड कंजुगेशन है, यस कंजुगेटेड है। और बेटा लोन पेयर हो या नेगेटिव चार्ज हो, अगर वो कंजुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है तो वो 1 पाई बॉन्ड की तरह कंसीडर होगा। तो बेटा 2 पाई अंदर, 1 बाहर से आ गया, कितना पाई 3 पाई, और 3 पाई से क्या बना 6 पाई इलेक्ट्रॉन, दैट इज व्हाट, क्या बच्चों ये एरोमेटिक हुआ, यस ये हो गया आपका एरोमेटिक। तो बच्चों साइक्लोपेंटाडाइइनाइल एरोमेटिक है बिकॉज उसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। क्या ये बात सही नहीं है, आइए देखिए पढ़ लीजिए फटाफट। आइए अब मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। साइक्लोपेंटाडाइइनाइल जो मैंने अभी बनाया था, एनायन इज एरोमेटिक इन नेचर, सही बात है, बिकॉज साइक्लोपेंटाडाइइनाइल एनायन हैज
6 पाई इलेक्ट्रॉन। सही बात है, तो आंसर इज फर्स्ट। दोनों सही और बेटा एक्सप्लेन भी तो कर रहा है, समझ आया। चलिए बेटा एरोमेटिक पढ़ लिया, 2 मिनट लगेगा, मैं आपको एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक की कहानी भी बता देता हूं बेटा, बस 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हो जाएगी लेकिन काफी पॉइंट्स आपके कवर हो जाएंगे। आइए मैं कंडीशन लिखने जा रहा हूं बेटा, क्या एंटी एरोमेटिक, बेटा कुछ नहीं है, एंटी एरोमेटिक में कुछ भी नहीं है आपका। ऐसा होगा 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 8 पाई इलेक्ट्रॉन, 12 पाई इलेक्ट्रॉन, 16 पाई इलेक्ट्रॉन, 20 पाई इलेक्ट्रॉन, डेट इज 4 से स्टार्ट, 4 का अंतर, और इसके साथ साथ ये जो 4 इसके 3 पॉइंट है बेटा, पहला दूसरा तीसरा, along with this, along with जो ऊपर वाले 3-4 पॉइंट है 1, 2, 3 पॉइंट, ये फॉलो, मतलब ये भी होना चाहिए। आप चौथा वाला पॉइंट छोड़ दीजिए, आप 1, 2, 3 से ही अपना काम चल जाएगा। आइए देखिए एग्जाम्पल मैं यहां करा देता हूं बेटा। इसके एग्जाम्पल मैंने लिखा, पहला एग्जाम्पल ऐसा, ये लिखा, बताइए क्या हर कॉर्नर sp2 है, साइक्लिक है, और बेटा कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई, और 2 पाई से क्या बनता है, 2 पाई बराबर 4 पाई इलेक्ट्रॉन बराबर व्हाट, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है तो बेटा एंटी एरोमेटिक। इतनी बात समझ आई। अगला एग्जाम्पल देखिए जरा, मैंने ये बनाया बेटा ऐसा ऐसा ऐसा, प्लस साइक्लोपेंटाडाइनाइल कैटायन, वो एनायन था, ये कैटायन है बच्चों। क्या कंजुगेशन है, अल्फा अल्फा पाई पाई। पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन में जाए या ना जाए, वो कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनाता। कंजुगेशन में गया तो है लेकिन पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करेगा। तो बेटा केवल कितना है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, दैट इज 2 पाई से 4 पाई इलेक्ट्रॉन, तो क्या बना, एंटी एरोमेटिक। तो बच्चों कैटायन आपका एंटी एरोमेटिक है, एनायन इसी का क्या था, एरोमेटिक। बात समझ में आई। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, कंडीशन समझ में आ गई होगी, आई कि नहीं। चलिए लास्ट है इसमें नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक क्या होता है बेटा, नॉन एरोमेटिक ये है आपके कि इनमें से जो 4 कंडीशन है या स्टार्टिंग की 3, अगर इनमें से एक भी कंडीशन नहीं मिली तो नॉन एरोमेटिक होगा। या बेटा एक पॉइंट मैं आपको बता देता हूं, अगर रिंग का या चेन का एक भी कॉर्नर या एक भी एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया तो वो नॉन एरोमेटिक की कैटेगरी में चला जाएगा। जैसे मैं बना देता हूं बेटा यही वाला, साइक्लोपेंटा डाई, ऐसा डाई इनाइल, केवल ना कैटायन लगाया ना एनायन। तो बच्चों यहां पर क्या है, ये sp3 कॉर्नर है, डेट इज ये क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक। बात समझ में आई, ये नॉन एरोमेटिक है। जैसे बेटा मैंने ये बनाया, बताओ क्या कितना पाई है, यहां पर 1 पाई बराबर 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, आपको लगेगा एरोमेटिक है, नहीं बेटा, इसका एक भी कॉर्नर sp3 हुआ तो नॉन एरोमेटिक। बच्चों ये भी आपको लगेगा 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, आप कहेंगे एंटी एरोमेटिक है, नहीं बेटा, एक भी कॉर्नर अगर sp3 हुआ तो नॉन एरोमेटिक। तो ये भी कैसा आपका, नॉन एरोमेटिक। इतनी बात समझ में आई। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, आपको मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया, आप कर सकते हैं बेटा, समझ आया। आइए लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं, आपका जो लास्ट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Fe एंड कोवाल्ट इन, इसमें और इसमें इज 6। आइए देख लेते हैं बेटा, 2 कंपाउंड आपको बना के दिए उसने। पहला क्या है, Fe और बेटा C2O4 का होल थ्राइस की पावर कितना, -3, और साथ में दूसरा क्या है, CO और En3 की पावर कितना, +3। ऐसा है। कोऑर्डिनेशन नंबर पहली बात तो एलिमेंट का निकाला जाता है बच्चों। किसका निकालते हैं, एलिमेंट का। ऐसा देख लीजिए आपका। तो बच्चों इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है या नहीं है, तो कैसे निकालेंगे सर, कोऑर्डिनेशन नंबर ऐसे निकालते हैं, इसकी डेंसिटी और मल्टीप्लाइड बाई
इसका कोफिशिएंट जो भी इसके बेस में, तो इसकी ये आपका C2O4 वाइड एंटेड होता है, तो 2 इंटू 3 बराबर 6, सही है, 6 आया। यहां बेटा EN क्या है लिखा भी है, इथेन 1,2 डाईएमीन, ये भी बाइडेंटेड होता है या डाइडेंटेड, तो बेटा 2 इंटू 3 बराबर 6, बात तो ठीक है। अगर ये बाइडेंटेड नहीं होता तो बेटा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आता क्या ना, इसका मतलब डाइडेंटेड या बाइडेंटेड जो बोलो आप के होने की वजह से ही कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है बेटा, बात समझ में आई। इसका मतलब दूसरा ऑप्शन तो पढ़ो, रीजन तो पढ़ो, C2O4 - 2 एंड EN दैट इज इथेन 1,2 डाईएमीन आर डाइडेंटेड लिगेंड, बिल्कुल सही बात है। अगर ये डाइडेंटेड नहीं होती तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 नहीं आता यहां पर, बात समझ आई। मतलब ये रीजन भी ठीक है, तो बेटा एक्सप्लेन कर रहा है, तो आंसर क्या होगा ए, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो बेटा आपको ये सारे 5 के 5 क्वेश्चन समझ में आए होंगे, उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से लिखेंगे, अच्छे से नोट करेंगे। और बेटा जो पॉइंट्स आसपास के बताए जा रहे हैं उनको अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए, और ये पॉइंट्स वही हैं जो एग्जाम में आने के चांस ज्यादा है, उन्हीं क्वेश्चंस को उठाया जा रहा है जहां पर जिनके एग्जाम में आने के चांस बहुत ज्यादा है। तो बात समझ आई। तो बच्चों ठीक है, फिर आप अपनी पढ़ाई कीजिए, साथ में एंजॉय भी कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। हेलो बच्चों, न्यू लाइट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। और मैं विक्रम चक्रवर्ती आज आपके समक्ष लेकर के हाजिर हुआ हूँ एसेंशियल रीजन टेस्ट 2 की ये सीरीज, जो हमारे डायरेक्टर सर का प्रयास था लास्ट मोमेंट पर आप लोग कुछ और अच्छा कंटेंट डिलीवर करने के लिए, जो कि 20 अप्रैल 2023 को सुबह 9 से 9:20 हमारे ऐप पर ये टेस्ट हुआ था, जिसका प्रॉपर डिस्कशन मैं, मेरे साथी मुस्तकीम सर, आरडी सर आपको इसका डिटेल डिस्कशन यूट्यूब प्रोवाइड कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, ये एसेंशियल रीजन सीरीज का दूसरा टेस्ट था, और अब पढ़ने का अधिकार सभी को, शिक्षा का अधिकार सभी को, ठीक। और ये रहा आपके सामने पहला सवाल, एप्पल स्ट्रॉबेरी आर ए टाइप ऑफ फास्ट फूड इन एप्पल स्ट्रॉबेरी फूड। अब देखिए सबसे पहले टर्म आता है सबसे पहले टर्म आता है फ्रूट। तो हर खाई जाने वाली चीज फल नहीं होती, पहला दिमाग में सेंस बैठाइए। जैसे जमीन के अंदर से निकाल के आलू प्याज गाजर मूली खाते हैं, वो फल नहीं हो। जब मैं बहुत छोटा था तो मैं कभी नहीं जानता था कि जो चीज़ चमकती हो, मीठी हो, और जो मीठी और रसीली हो फल होती है। लेकिन जब मैंने पहली बार एनसीईआरटी पढ़ी तब मुझे समझ में आया कि नहीं, हर खाई जाने वाली चीज़ फल नहीं, केवल ओवरी का मॉडिफिकेशन ही आपका फ्रूट होता है। और ओवरी का पार्ट अगर इडिबल है तो वो ट्रू फ्रूट है। मैं क्या बोल रहा हूँ, ओवरी का मॉडिफिकेशन आपका फ्रूट होता है, और ओवरी का पार्ट अगर इडिबल है तब वो ट्रू फ्रूट होता है। अगर मान लीजिए कि ओवरी का मॉडिफिकेशन हो लेकिन ओवरी के अलावा कोई पार्ट इडिबल हो तो वो फॉल्स फ्रूट होता है। और यही आपका क्वेश्चन है फॉल्स फ्रूट के बेस पर। मैं क्या बता रहा हूं, फॉल्स फ्रूट के बेस पर आपके कुछ फल होते हैं एप्पल, ठीक है, ऐसे ही नाशपाती भी होता है, और आपकी बुक में स्ट्रॉबेरी भी बना हुआ है। इनमें क्या होता है, भले ही ओवरी का मॉडिफिकेशन करके आपको फ्रूट दिखता हो, लेकिन जो हम खा रहे होते हैं वो थैलमस होता है। जो आप सेब का एडिबल पार्ट है थैलमस, तो ओवरी का मॉडिफिकेशन तो है लेकिन एडिबल पार्ट जो है वो थैलमस, इसीलिए इसको हम फॉल्स फ्रूट के नाम से जानते हैं, ठीक। और कुछ फ्रूट ऐसे होते हैं। और दूसरी बात, जो आपकी ओवरी होती है वो फर्टिलाइजेशन के बाद आपकी फ्रूट में कन्वर्ट होती है, क्योंकि आपको पता है कि फर्टिलाइजेशन के बाद एंजियोस पर बहुत सारे स्ट्रक्चर चेंज हो जाते हैं। लेकिन बहुत सारे फ्रूट ऐसे होते हैं जो बिना फर्टिलाइजेशन के बनते हैं, जिन्हें पार्थिनोकार्पिक फ्रूट का नाम दिया गया, जिसका एग्जाम्पल बनाना है। अब हर खाई जाने वाली चीज़ फल नहीं होती, और हर जमीन के अंदर पैदा होने वाली चीज़ फल नहीं होती। जब मैं छोटा था तो मैं आलू प्याज सलजम गाय सबको फल समझता था, क्योंकि तब मैंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी थी। इसलिए एनसीईआरटी को मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा, जिसको मैंने पढ़ा और मेरी अज्ञानता, मेरा भ्रम दूर हुआ, आपका भी दूर हुआ होगा, ठीक। जैसे मान लीजिए जमीन के अंदर एप्पल, जमीन के अंदर पोटैटो है, ठीक है, ये स्टेम मॉडिफिकेशन है। गाजर मूली ये रूट मॉडिफिकेशन है, ठीक है। तो केवल ओवरी का अब कहते हैं कि फॉल्स फ्रूट होने की शर्त क्या है, कि ओवरी पार्ट के अलावा कुछ अलग पार्ट भी आपका एडिबल हो। तो कहते हैं एप्पल स्ट्रॉबेरी आर टाइप ऑफ फॉल्स फ्रूट, ये बिल्कुल सही है। और इन एप्पल स्ट्रॉबेरी फूड थैलमस डू नॉट कंट्रीब्यूट फॉर फ्रूट, नहीं कंट्रीब्यूट करता है, इसलिए ये सेंटेंस गलत है भाई। पहला सही है, दूसरा गलत है, आंसर विल बी
सेकेंड, ठीक है। तो हर खाई जाने वाली चीज फल नहीं होती, हर जमीन के अंदर पैदा होने वाली चीज फल नहीं होती। अब देखिए, जमीन के अंदर प्याज, लहसुन, गाजर, मूली पैदा होते हैं, ये फल नहीं होते हैं। लेकिन जमीन के अंदर मूंगफली पैदा होती है, वो फल होती है। बात को लेग्यूम फल, बात को समझिए। तो ये आपसे पूछा गया, आपके पीवाईक्यू भी है मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अंडरग्राउंड फ्रूट, तो उसमें आपका पीनट आप एग्जांपल लगाएंगे, ठीक। इसलिए मैंने आपको बता दिया आंसर सेकेंड। अब देखिए, इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस डीएनए मूव टुवर्ड्स एनोड। अब इस क्वेश्चन की फ्रेमिंग स्टार्ट होती है वहां से कि जब आपने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का उपयोग करके ढेर सारे डीएनए के बैंड्स के टुकड़े काटे थे, लेकिन आपको अपना डिजायर्ड डीएनए सेपरेट करना था, तो वहीं से एक टेक्निक का नाम आया था जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसमें क्या होता है, एक आपका निगेटिव पोल होता है, एक पॉजिटिव पोल होता है, ठीक है, और बीच में आपका ऐसे मैट्रिक्स भरा होता है ढेर सारा, ठीक है, ढेर सारे मैट्रिक्स भरे होते हैं, जिसका क्या नाम था, एग्रोज जेल भरा होता है, ये मैट्रिक्स होता है। और डीएनए के टुकड़े यहां पर, डीएनए के टुकड़े यहां पर लोड किए जाते थे, डीएनए के टुकड़े, और ध्यान से समझिए, और ये टुकड़े आपका देखिए धीरे धीरे मूव करते थे आगे। जो टुकड़ा छोटा होता था वो बहुत दूर तक जाता था, ठीक, और जो टुकड़ा बड़ा होता था वो पास में रहता था। मतलब जो इनकी डिस्टेंस ट्रेवलिंग थी वो अकॉर्डिंग टू साइज थी। लेकिन ये डीएनए के टुकड़े मूव क्यों करते हैं, क्योंकि ये डीएनए निगेटिवली चार्ज होता है, बात को समझिए। और निगेटिवली चार्ज जब इलेक्ट्रिक फील्ड आप अप्लाई करेंगे तो निगेटिव से निगेटिव दूर भागेगा, पॉजिटिव की तरफ भागेगा। और मेरी समझ से यही तो क्वेश्चन है कि इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस डीएनए मूव टुवर्ड द एनोड, क्यों एनोड की तरफ जा रहा है, क्योंकि डीएनए खुद निगेटिव चार्ज है। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड में कि निगेटिव पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है, पॉजिटिव निगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोफोरेसिस मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की गई है। अब डीएनए मूव करता है ड्यू टू चार्ज, और डीएनए यहां पर अरेंज होता है अकॉर्डिंग टू देयर साइज, ठीक है, अपनी साइज के अकॉर्डिंग ये इस रेंज में अरेंज होते हैं, लेकिन मूव करता है चार्ज की वजह से। अब निगेटिव तो ये खुद है, तो पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा, और इस पॉजिटिव वाले का नाम ही तो आपका एनोड है। और यही क्वेश्चन है कि इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस डीएनए मूव टुवर्ड द एनोड, क्यों, क्योंकि डीएनए निगेटिवली चार्ज है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, और ये इसका करेक्ट एक्सप्रेशन, आंसर विल बी फोर्थ। अब देखिए, आपको पता है कि आपको बताया गया था कि कम से कम किसी एक लिविंग को एक इंडिपेंडेंट मेम्ब्रेन बाउंड सिस्टम बनना पड़ेगा, तब वो एक सेल की तरह इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करेगी। जैसे मान लीजिए एक सेल है, ठीक, मेम्ब्रेन बाउंड, जैसे एनिमल सेल ले लीजिए, सेलवाल हो ना हो अलग बात है, क्यों, एनिमल सेल में सेलवाल तो है नहीं। तो एक सेल कम से कम ऑटोनोमस सिस्टम की तरह वर्क करेगी, क्योंकि इसका अपना एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट होता है। अब कुछ सेल ऑर्गेनेल ऐसे भी होते हैं, जैसे एक तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया और एक आपका क्लोरोप्लास्ट, इनके पास खुद का डीएनए, आरएनए, प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी, राइबोसोम होता है। ये अपनी नीड के कुछ प्रोटीन्स खुद ही सिंथेसाइज कर लेते हैं। लेकिन एक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट को आप आउटर एटमॉस्फेयर में अगर सेल से बाहर निकाल दें तो इनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं है। इसका मतलब ये इटसेल्फ पूरी की तरह ऑटोनोमस नहीं है, ये सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल है। मतलब अपना ज्यादातर कुछ प्रोटीन से सिंथेसाइज कर लेते हैं, इनके पास खुद का डीएनए, खुद का आरएनए और खुद का राइबोसोम होता है, इसीलिए इनको हमने सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल का नाम दिया है। कभी आपने सोचा कि भाई हम सेमी ऑटोनोमस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से ऑटोनोमस नहीं है। क्यों नहीं ऑटोनोमस है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट का एक आउटर एटमॉस्फेयर में खुद इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, एक सेल का एग्जिस्टेंस है, ठीक। तो इसलिए इनको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल कहते हैं, क्योंकि इनके पास अपनी खुद की प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी, डीएनए, आरएनए, और ये राइबोसोम जो होता है वो 70S वाला होता है। तो यही मेरी समझ से क्वेश्चन था कि इन यूकैरियोट्स माइटोकॉन्ड्रियन, क्लोरोप्लास्ट और सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल, ये बिल्कुल सही है। और माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट हैव इट्स ओन डीएनए एंड प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी। पूरी प्रोटीन जो होती है वो नहीं होती, कुछ प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी होती है, लेकिन प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी तो होती है ना। तो ये इसका करेक्ट एक्सप्रेशन है भाई, चौथा आंसर, ठीक है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल लिखा ही नहीं है। आप 2014 से लेकर 2016 के पीवाईक्यू देखिए, तो ये 14 या शायद 16 पीवाईक्यू का लाइन पूछा गया था, तो वहां से ही मैंने उसको उठाया है।
बात को समझिए, ये जितने आप एसर्शन देख रहे हैं ये पीवाईक्यू को लेके मॉडिफाई करके मैंने बनाया है। सवाल तो मेरा ही बना है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप अच्छी तरीके से समझिए कि ऑटोनोमस सिस्टम का मतलब जो अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस बता सके कि हाँ भाई हमारा लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं कर सकते एक सेल के बाहर जाने के बाद, इसलिए सेमी ऑटोनोमस हैं। अब देखिए इन C4 प्लांट क्लोरोप्लास्ट ऑफ मेसोफिल सेल्स आर मोर सुपीरियर देन क्लोरोप्लास्ट ऑफ बंडल सीड सेल। किसी का सुपीरियर होना किसी का इन्फीरियर होना इस बात पर डिपेंड करता है कि कौन इंडिपेंडेंट है और कौन बेटर वर्क कर सकता है। C4 प्लांट में ये होता है, उसमें क्रेन्स एनाटॉमी होती है, दो प्रकार के क्लोरोप्लास्ट होते हैं और दो प्रकार के सेल्स में होते हैं, बंडल सीड मेसोफिल। मेसोफिल सेल वाला जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें ग्रेना और स्टोमा दोनों होता है, मतलब फोटोसिंथेसिस को प्रॉपरली परफॉर्म करने के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है लाइट रिएक्शन ग्रेना में डार्क स्टोमा में वो वहाँ चलती है, लेकिन बंडल सीट में ग्रेना एब्सेंट होने की वजह से लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट डार्क रिएक्शन में इस्तेमाल होता है। तो अब ये समस्या पैदा हुई, तो मेसोफिल के क्लोरोप्लास्ट पर बंडल सीट डिपेंडेंट होता है उसके एटीपी एनएडीपीएस के लिए, और जो दूसरों पे खुद निर्भर है वो जो दूसरों पे निर्भर है वो दुनिया को क्या दे पाएगा और क्या सपोर्ट कर पाएगा। इसलिए जो C4 प्लांट में क्लोरोप्लास्ट और बंडल सीट सेक होती है वो इन्फीरियर होती है। तो ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है भाई, चौथा आंसर। ठीक है, आपको मालूम था कि लाइट रिएक्शन जब चलती है तो उससे एटीपी एनएडीपीएच ऑक्सीजन ये प्रोडक्ट आपके डार्क रिएक्शन में जाके एटीपी एन इस्तेमाल होंगे, अगर ये नहीं मिलेंगे तो फिर डार्क चलेगी नहीं। तो मेसोफिल सेल में जो चीज़ होती है वो तो प्रॉपरली हो जाती है। और एक बात और, ये जो एटीपी एनएडीपीएच है वो क्यों है, क्योंकि हमें CO2 फिक्सन करना था। बात को समझिए, इसलिए ग्रेना नहीं होती और एक तरह से ये डिपेंडेंट होता किस पर, मेसोफिल सेल्स पे। तो ये आपका ये दोनों सही है और ये चौथा से करेक्ट एक्सप्रेशन है। अब देखिए कहते हैं ये कोन क्या चीज है भाई, कोन का ही दूसरा नाम स्ट्रोबिली है, पहली बात। और ये स्ट्रोबिली जो होता है स्पोरोफिल जब आपस में जैसे सपोज दैट ढेर सारे स्पोरोफिल जब आपस में मिलते हैं एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनता है तब उसे हम कोन का नाम देते हैं। इसका मतलब अगर स्पोरोफिल किसी कारण से आपस में जुड़ ना पाए तो फिर कोन का फॉर्मेशन नहीं होगा। मतलब मेगा स्पोरोफिल अगर हो और वो आपस में ना जुड़ पाए तो फिर फीमेल कोन बनेगा नहीं। होता क्या है, साइकस में ओव्यूल की साइज बहुत बड़ी हो जाने के कारण स्पोरोफिल आपस में नहीं जुड़ पाते, एसोसिएट नहीं हो पाते, जिससे फीमेल कोन का फॉर्मेशन नहीं होता। इसीलिए साइकस में मेल कोन तो है लेकिन फीमेल कोन एब्सेंट है, इसलिए फीमेल कोन एब्सेंट। क्यों? इन साइकस ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ ओवल मेगा स्पोरोफिल आर नॉट एसोसिएट टू फॉर्म फीमेल कोन। इसलिए बच्चे ये समझ नहीं पाते सर कोन और स्पोरोफिल का क्या चक्कर है। ये स्ट्रोबिली और कोन जो होते हैं स्पोरोफिल से ऊपर हाईली ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर हैं। जैसे सेल से टिश्यू, जब सेल आपस में जुड़ेगा नहीं टिश्यू बनेगा नहीं, टिश्यू आपस में जुड़ेगा तो ऑर्गन बनेगा नहीं। बात को समझिए, तो इसलिए किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को बनने के लिए पहले नीचे वाले को ऑर्गेनाइज होना पड़ता है। तो स्पोरोफिल आपस में नहीं जुड़ पाता है, इसलिए आपका फीमेल कोन या स्ट्रोबिली नहीं बनता है। ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, फोर्थ आंसर। अब देखिए ह्यूमन कार्डियक मसल्स आर इनवॉलंटरी इन नेचर, ये तो आपको पता ही है। अब देखिए जब हम लोग कक्षा 6-7 में थे तो जानते थे भैया कि ऐच्छिक क्रिया, क्या पढ़ते थे हम लोग, ऐच्छिक क्रियाएं, ठीक, और एक होती अनैच्छिक क्रियाएं, मतलब ऐसी बॉडी की एक्टिविटीज जिन पर हमारी इच्छाओं का कॉन्शियस माइंड का डायरेक्ट कंट्रोल हो, ठीक, तो वो तो हमारी ऐच्छिक क्रिया होती थी। अब कुछ ऐसी होती थी जो अनैच्छिक क्रिया होती थी। तो कहते हैं कि इन कार्डियक मसल्स आर इनवॉल्युंटरी, बिल्कुल सही, हार्ट इनवॉल्युंटरी, हमारी इच्छाओं झड़क नहीं रहा है, और ह्यूमन सेरिब्रम डज नॉट डायरेक्टली करो। अब देखिए जितनी भी हमारी कॉन्शियस एक्टिविटीज होती हैं वो सेरिब्रल हेमिस्फीयर या सेरिब्रम ही कंट्रोल करता है, तो डायरेक्टली कंट्रोल द एक्टिविटी आप नहीं करता, इसलिए इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है चौथा आंसर। अब देखिए आपकी बुक में कार्डियक मसल्स के बारे में लिखा है इनवॉलंटरी, ठीक है, इनवॉलंटरी, मायोजेनिक, ठीक, और स्ट्रेटेड, ठीक। अब स्टेटेड क्या है, क्योंकि इसका अपीयरेंस जो होता है वो स्टेटेड मसल्स की तरह होता है। और मायोजेनिक न्यूरो, आपको पता कि मसल्स की 4 प्रॉपर्टी बताई गई थी, एक्सटेंसिविटी, एक्सटेंसिबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। तो कॉन्ट्रैक्शन, अब मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन का इनिशिएशन किसके थ्रू होता है उस पर डिपेंड करता है, मायोजेनिक और न्यूरोजेनिक। अगर मान लीजिए मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन नर्वस सिस्टम के थ्रू इनिशिएट हुआ तो बोलेंगे न्यूरोजेनिक, जिसका एग्जांपल विसरल मसल या स्मूथ मसल
और स्केलेटल मसल्स है। और मायोजेनिक का मतलब है कि वाया मस्कुलेचर उसकी कॉन्ट्रैक्शन की ओरिजिन हो। और जो बोलते हो हार्ट बीट, तो हार्ट बीट और कुछ भी नहीं है, कार्डियक मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन ही है। क्यों? क्योंकि यहां पर ऐसे नोड सिग्नल देता है, ये एक मस्कुलेचर होता है इसलिए। और इनवॉलंटरी का मतलब होता है कि अनैच्छिक क्रिया जिस पर डायरेक्टली कंट्रोल ना हो। अब सपोज दैट मैं ऐसे बैठा हूं, मैं एकाएक ऐसे रोक लूं अपने दिल की धड़कन को, तो क्या मेरे दिल की धड़कन रुक जाएगी? क्या नहीं रुक सकती। दिल अपनी स्पीड से धड़क ही रहा है। कब? जब पहले महीने में बना था, और तब से लेके तब तक धड़का जब तक हम जिंदा रहेंगे। तो हम चाहे ना चाहे दिल की धड़कन रोक नहीं सकते। पहली बात, मैं चाह करके भी स्टमक को ऊपर नीचे नहीं कर सकता। मेरा मन हो रहा ला किडनी को उधर कर लें, राइट वाले को लेफ्ट, तब भी नहीं कर सकता। मैं उसोफेगस को ऊपर और स्टमक को नीचे नहीं कर सकता। मैं सोच रहा हूँ कि लंग्स को कुछ देर को रोक लूँ, ये भी नहीं कर सकता। तो जितने भी हमारे विसल ऑर्गन्स हैं, विसल मसल्स हैं, उन पर हमारा डायरेक्ट कॉन्शियस कंट्रोल नहीं, हाँ इनडायरेक्टली जो हमारा इनवॉलंटरी है मेडुला ऑब्लोंगेटा का, उसका कंट्रोल है। ब्रेन का कंट्रोल तो है लेकिन कॉन्शियस कंट्रोल नहीं है। और मायोजेनिक न्यूरोजेनिक की कॉन्ट्रैक्शन की ओरिजिन किस प्रकार से होती है? यहाँ पर हार्ट बीट जो है वो कार्डियक मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन ही है। इसलिए यहाँ पर ऐसे नोड एक मस्कुलेचर होता है जो वहां पर कॉन्ट्रैक्शन को इनिशिएट करता है। और स्केलेटल मसल्स में क्या होता है? न्यूरोजेनिक होता है, क्योंकि आपका नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होता है। और विसल मसल्स में भी नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक, अब ऐसे ही समझ लीजिए, मान लीजिए एकाएक हम आपको पढ़ा रहे हैं, मेरा मन किया मैंने ऐसे कर लिया, फिर मैंने ऐसे कर लिया, ये मेरी इच्छा पे डिपेंड करता है, बात को समझिए। लेकिन मैं चाहूँ ना चाहूँ दिल की धड़कनों को नहीं रोक सकता, स्टमक को ऊपर नीचे नहीं कर सकता। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये मेरी इच्छा है, ठीक है। फिर मैंने ऐसे कर लिया, ये भी मेरी इच्छा है। तो जो चीज पढ़ रहा हूँ, बता रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, मन हुआ नहीं पढ़ाऊंगा, ये भी मेरी इच्छा है। तो वॉलंटरी और इनवॉलंटरी का मतलब है कि डायरेक्टली सेरिब्रल हेमिस्फीयर कॉन्शियस माइंड उसमें इन्वॉल्व हो, वो होता है आपका। और मायोजेनिक का मतलब है, और न्यूरोजेनिक का मतलब है कॉन्ट्रैक्शन का इनिशिएशन किससे आ रहा है? मसल से आएगा तो मायोजेनिक, और नर्वस सिस्टम से आएगा तो न्यूरोजेनिक। ठीक, और स्टेटेड जो है ये तो उसका स्ट्रक्चर सिमिलरिटी है स्केलेटल मसल से। और एक बात और, अगर यहाँ पे स्मूथ मसल्स लिखा होता तो भी ये आपका सही आंसर होता। बात को समझिए, स्मूथ मसल्स क्यों इनवॉलंटरी होती है? क्योंकि वहां पर भी सेरेब्रल हेमिस्फीयर सेरेब्रम का डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता है। बात को समझिए। चौथा आंसर, अब देखिए, इन बैक्टीरिया ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन स्प्लाइसिंग प्रोसेस नॉट टेक प्लेस, और इन बैक्टीरिया द एमाइड डज नॉट कंटेन। अब देखिए, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, ये सेंटेंस भी सही है, चौथा भी। अब एक बड़ा कंफ्यूजन आप लोग के मन में जब ये सवाल हुआ था, ठीक है, तो बहुत से बच्चों का कंफ्यूजन था कि सर, अब देखिए आपको पता है कि बैक्टीरिया बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोट है, प्रोकैरियोट है। यहां पे कोडिंग सीक्वेंस ही केवल होता है, कोडिंग सीक्वेंस। ठीक, यहां पर स्प्लिट जीन अरेंजमेंट नहीं है, स्प्लिट जीन अरेंजमेंट। ठीक, स्प्लिट जीन क्या है सर जी? जब जिसमें एक्सॉन और इंट्रॉन हो, ठीक है, ये नॉन कोडिंग, ठीक, और ये कोडिंग होते हैं। लेकिन सर ये यूकैरियोट्स का कैरेक्टर है, ठीक, यूकैरियोट्स का कैरेक्टर है कि यहाँ पर जीन जो होती है ट्रांसक्रिप्शन के बाद एमआरएनए के ट्रांसक्रिप्ट में एक्सॉन इंट्रॉन दोनों आ जाते हैं, क्योंकि एक्सॉन ही पॉलीपेप्टाइड कोड करता है, इसलिए कोडिंग। लेकिन बैक्टीरिया में जो कोडिंग सीक्वेंस है, यहाँ पर हम एक्सॉन का टर्म नहीं लेते हैं। बात को समझिए, आप लोग अपने मन में सोच लेते थे कोडिंग सीक्वेंस तो एक्सॉन है। जब ये सवाल हुआ तो कुछ लोगों ने कहा सर कि बैक्टीरिया में तो एक्सॉन है, इंट्रॉन नहीं। नहीं, एक्सॉन इंट्रॉन का टर्म जो है वो स्प्लिट जीन अरेंजमेंट के लिए है, कोडिंग क्यों, और एक्सॉन को हम बोल देते हैं जनरली ये कोडिंग सीक्वेंस है, ठीक। लेकिन जो एक्सॉन इंट्रॉन का टर्म है वो स्प्लिट जीन अरेंजमेंट के लिए है, दिमाग में सेट करिए। बहुत लोग बच्चों ने कहा था सर एक्सॉन तो है लेकिन इंट्रॉन इंट्रॉन नहीं है, तो आप इस सेंटेंस को गलत कैसे कर सकते हैं? एक्सॉन इंट्रॉन का टर्म स्प्लिट जीन अरेंजमेंट के लगता है। अब एक्सॉन कोडिंग करता हुए अलग बात है, यहाँ पर कोडिंग सीक्वेंस है, लेकिन यहाँ पर हम एक्सॉन का टर्म नहीं लगाते हैं, ध्यान रखिएगा। इसलिए एक्सॉन इंट्रॉन नहीं है, इसलिए स्प्लाइसिंग की रिक्वायर्ड नहीं, इसलिए चौथा आंसर, आंसर विल बी फोर्थ। अब देखिए, ह्यूमन स्किन कलर इनहेरिटेंस आर गुड एग्जांपल ऑफ पॉलीगेन। अब देखिए, मेंडल अपने समय पे जो जो बातें कहे गए थे उनमें से दो बातें ये डिफॉल्ट हुई। मेंडल ने कहा था कि एक कैरेक्टर को गवर्न करने के लिए एक जीन होता है, ठीक, और एक जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, ठीक। तो वहां से मामला गड़बड़ हुआ, क्यों? क्योंकि जब एक जीन के, वन जीन मेनी फिनोटाइप को रेगुलेट करें, मेनी फिनोटाइप, तो ये घटना का नाम प्लियोट्रॉपी।
ये मेंडल की उस बात का डेविएशन था भाई। और बहुत से मेनी जीन रेगुलेट करे वन कैरेक्टर और इसी घटना का नाम है पॉलीगेनिक इनहेरिटेंस। ठीक, तो हमारा क्वेश्चन जो है ये पॉलीगेनिक इनहेरिटेंस मतलब मोर देन 2 जीन या 1 जीन इन्वॉल्व होंगी इस एक कैरेक्टर को गवर्न करने के लिए। और आपकी बुक में स्किन कलर, इनहेरिटेंस और हाइट दिया हुआ है। ठीक, इनमें कहा होगा कि मोर देन 3 पेयर जीन या 2 पेयर 3 पेयर जीन जो होते हैं इसमें इन्वॉल्व होते हैं। आपकी बुक में दिया हुआ कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, और इसमें हर एक जीन का प्रॉपर एडिटिव इफेक्ट होता है, मतलब सभी एलील कंट्रीब्यूट करते हैं। इसीलिए उन्होंने लिखा है कि स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए सब होगा तो आपका सब क्या होगा, फेयर कलर आएगा, और सबके सब कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी होगा तो डार्क आएगा। इसका मतलब जो डार्क कलर, ब्लैक कलर है वो डोमिनेंट है फेयर कलर पे। ये आपकी बुक में दिया हुआ है, बात को समझिए। तो कहते हैं 1 जीन मेनी फिनोटाइप प्लियोट्रॉपी, मेनी जीन 1 कैरेक्टर पॉलीगेनिक, और आपका क्वेश्चन यही है। अब जो ये पॉलीगेनिक इनहेरिटेंस होता है ये क्यों है, क्योंकि इस पे कंट्रोल्ड बाय 3 पेयर जीन, तो इसलिए ये इसका करेक्ट एक्सप्लेन है 4th। ठीक, अब जो पॉलीगेनिक इनहेरिटेंस होता है उसका ग्राफ जो होता है कुछ इस प्रकार बनता है। ये ग्राफ इसका ऐसे हेड के नुमा, उल्टे हेड के नुमा। क्यों? क्योंकि सर जी आपको पता है कि जब भी आप कोई कैरेक्टर लेते हो, कोई एक कैरेक्टर लोगे, जैसे मान लीजिए आपने कैरेक्टर लिया कलर का, स्किन कलर का, तो इसके 2 एक्सट्रीम होंगे, मतलब इसके 2 अपोजिट एक्सट्रीम होंगे, जैसे फेयर कलर, गोरे। और एक बात और, जो लोग हिंदुस्तान में अपने आप को गोरे समझते हैं वो फेयर नहीं है भाई, हम लोग इसके बीच में आते हैं, शेड में आते हैं। कभी आपने ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका के जो लोग हैं उनसे अपने आप को कंपेयर करिए, बात को समझिए। मैं खुद भी गोरा नहीं हूँ, पहली बात, पहले मुझे ही भ्रम लगता था, लेकिन मैंने एनसीईआरटी पढ़ी तब मुझे समझा हाँ ऐसा तो नहीं है। अब देखिए, और दूसरा होता है मान लीजिए डार्क कलर, डार्क ब्लैक, ये 2 एक्सट्रीम, तो ये 2 एक्सट्रीम इस रीजन में मिलेंगे आपको। जैसे मान लीजिए मैंने स्किन कलर का लिया, स्किन कलर, तो क्या होंगे, गोरे वाले, फेयर कलर, गोरे कलर के लोग वो इतने रेंज में होंगे, और काले कलर के लोग इतने रेंज में होंगे, और बाकी जो इन कलर के बीच के सेट्स होंगे, वेराइटी ऑफ फिनोटाइप्स, वेराइटी ऑफ फिनोटाइप्स जो होंगे वो यहां मिलेंगे। ठीक, अब अपने अनुभव से देखिए, दुनिया में गोरे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है कि दुनिया में काले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा, या उनके बीच वालों की संख्या बहुत, नहीं सर, बीच वालों की संख्या ज्यादा है। इसका एग्जांपल है इंडिया, पाकिस्तान, बात को समझिए, इंडिया, पाकिस्तान, और बर्मा समझ लीजिए, म्यांमार समझ लीजिए, भूटान समझ लीजिए। तो इस तरह से चीजें, और गोरे लोगों की संख्या उससे कम है, और काले लोगों की संख्या ये किनारे पर इसका पीक मिलता है, लेकिन बीच में जो होते हैं वो सेट्स मिलते हैं। अपने आप ही आप अपने आसपास नजर घुमा के देखिए, सबके कलर थोड़े अलग अलग, किसी का ज्यादा हल्का सा फेयर है, किसी का बहुत ज्यादा सांवला है, किसी का बहुत, क्यों? क्योंकि एरिल का एडिटिव इफेक्ट आता है। तो ये इस तरह से। ऐसे ही हाइट का आप मान लीजिए, ह्यूमन हाइट का आप अपने अनुभव से बताइए कि दुनिया में 6 फीट के ऊपर वालों की संख्या कितनी है, और दुनिया में 4.5 या 4 फीट के नीचे वालों की संख्या कितनी है। लेकिन 5 फीट से 6 फीट के बीच वालों की संख्या बहुत ज्यादा है दुनिया में। तो ये वो रेंज है, 5 फुट 4 इंच, 5 फुट 2.5 इंच, 5 फुट 5 इंच, 5 फुट 7 इंच, ठीक है, 5 फुट 7 इंच, बात को समझिए। तो ऐसे ही है। तो जो ये पॉलीगेनिक इनहेरिटेंस होता है उसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से आता है कि जो उसके 2 एक्सट्रीम होते हैं वो किनारों पर इस रीजन में होते हैं, और फिर धीरे धीरे ये सीड सेट जो होता है वो चेंज होता जाता है, वेरिएबल होता है। इसीलिए आप अपने आसपास देखिए, आपको अपनी ही क्लास में कल जब आप टेस्ट देने आएंगे नेक्स्ट दिन पर, तो जिस भी सेंटर पे आप टेस्ट देने जाएं तो आप खुद ही देखिए, सबकी हाइट आपको अलग अलग दिखेगी, सबका कलर आपको अलग अलग दिखेगा, थोड़ा बहुत शेड में अंतर आएगा, हाइट में अंतर आएगा। तो ये आंसर 4 है भाई। अब देखिए, ऑल एल्गी डज नॉट एग्जिबिट हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अब ऑल एल्गी एग्जिबिट हेप्लॉन्टिक साइकिल नहीं है, इसका मतलब सर जी इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, और आप एक्सेप्शन होते हैं, जब एक्सेप्शन होता है तब हम ऑल टर्म नहीं लगाते। आपको पता था एक एल्गी था फ्यूकस जिसमें डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल चलती थी, और एक एल्गी था एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया और केल्प। ये 3 एल्गी थे जिनमें हेप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल चलती थी। इसका मतलब ऑल एल्गी हेप्लॉन्टिक साइकिल पैटर्न क्यों नहीं शो कर रहा, क्योंकि ये जो होते हैं वो एक्सेप्शंस में हैं, इसलिए ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है भाई। मैं कह रहा हूं कि ऑल एल्गी एग्जिबिट नॉट एग्जिबिट हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, वाई? क्योंकि इसके कुछ एक्सेप्शन है, और उन्हीं एक्सेप्शंस को मैंने रीजन बना के दिया है, इसलिए ये इसका
करेक्ट एक्सप्रेशन है भाई। अब देखिए जनरली लीफ आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन फॉर photosynthesis but stem also work as a photosynthetic organ in opuntia stem modified to flat structure और they contain, ये सेंटेंस सही है, ये भी सही है। और ये इसका कैसे, अब देखिए आपको मालूम है कि भगवान ने लीफ को फोटोसिंथेसिस के लिए बनाया, लेकिन जो स्टोमेटा के थ्रू CO2 और वाटर का गैसेस एक्सचेंज होता है उससे फोटोसिंथेसिस चलती है और इसी स्टोमेटा से वाटर का लॉस होता है। अब देखिए मान लीजिए कुछ पौधे ऐसे होते हैं जीरोफाइट्स जहां पानी की कमी होती है, तो मान लीजिए फोटोसिंथेसिस करने के लिए CO2 एक्सचेंज करने के CO2 ऑक्सीजन एक्सचेंज करने के लिए स्टोमेटा तो वर्क कर रहा है लेकिन वाटर का लॉस भी हो रहा है और वाटर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पौधे के लिए। तो कुछ ऐसी व्यवस्था इन पौधों में बनी, एडाप्टेशन आया कि भैया की फोटोसिंथेसिस भी थोड़ा बहुत होता रहे और वाटर का लॉस भी बच जाए। तो यहाँ पर पत्तियां कांटों में बदल जाती हैं, स्पाइंस में, ठीक। और जो स्टेम होता है नॉर्मल सिलेंड्रिकली वो फूल के थोड़ा सा फ्लैटी हो जाता है और क्लोरोफिलस हो जाता है, क्लोरोफिल, ठीक। अब क्लोरोफिल है तो फोटोसिंथेसिस तो करेगा ही करेगा, लेकिन पानी का लॉस उतना नहीं होगा, ठीक है। इसलिए देखिए कैक्टस वैक्टस के पौधे फल नहीं देते और ज़्यादा बड़े भी नहीं होते, बात को समझिए, लेकिन हैं तो वो पौधे ही, भाई फोटोसिंथेसिस उन्हें करना ही करना है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये एडाप्टेशन था ओपनसिया में कि भैया हम वाटर का लॉस भी बचा ले जाएं और फोटोसिंथेसिस भी कर ले जाएं, क्योंकि लीफ जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन फोटोसिंथेसिस की है, लेकिन इन्हीं स्टोमेटा से आपका वाटर का लॉस भी होना है, तो वाटर का लॉस भी बचाया गया और फोटोसिंथेसिस होती गई। इसीलिए इसका एग्जाम्पल ओपनसिया, इसमें फ्लैटी, आपने कैक्टस का पौधा देखा होगा उसमें मांसल फ्लैटी होता है। जब मैं छोटा था तो मैं भी उसको पत्ती ही समझता था, लेकिन जब मैंने एनसीईआरटी पढ़ी तब मुझे मालूम चला भैया ऐसा तो नहीं है। इसलिए ये इसका करेक्ट एक्सप्रेशन है भाई। स्टेम मॉडिफाइड इनटू फ्लैट स्ट्रक्चर, दे कंटेन क्लोरोफिल एंड इसलिए जनरली लीफ तो ऑर्गन है ही, लेकिन स्टेम आल्सो परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, क्यों, क्योंकि नेपेंसिया में स्टेम मॉडिफाइड टू फ्लैट स्ट्रक्चर और दे कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। ये चौथा आंसर बिल्कुल सही है भाई, ठीक। तो प्यारे बच्चों ये असर्शन रीजन के सीरीज का दूसरा टेस्ट था जो कि 20 अप्रैल 2023 को हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से 9:09:20 पर 20 मिनट के लिए ऐप पर हमारा टेस्ट हुआ था और सवाल काफ़ी मैंने प्रयास किया कि मैं अच्छा दे सकूं और कंटेंट दे सकूं, ठीक है। हमारे डायरेक्टर सर का आखिरी अंतिम प्रयास है क्योंकि असर्शन रीजन में दिक्कतें होती हैं और मेरे साथी जो मेरे साथ लगे हुए मुस्तकीम सर, RD सर, उन्हें विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा इस सेशन में भागीदार बनने के लिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।